नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के द्वारा एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही हैं, जिसमें से जो पहला पेपर था आपका वह मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित था। इसके 2 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की थी। आगे इसके जो अन्य प्रश्न हैं आज के सेशन में उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है, राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या था? शंकर राव, राजेंद्र राव, बालकृष्ण आप्टेकर या फिर रविंद्र आप्टेकर। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिले, जैसे कि बाल कवि बैरागी से प्रश्न पूछा गया था कि उनका मूल नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे भी पूछे जा सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं, वहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम राजा भैया पूंछ वाले की, तो इनका जो मूल नाम था वह बालकृष्ण आप्टेकर था। क्या था? बालकृष्ण आप्टेकर। और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यह ठुमरी व ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। देखिए, जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके उपनाम या फिर किसी अन्य नाम से जो प्रसिद्ध हैं, कोई भी सम्मान उनको मिला है या फिर किसी क्षेत्र विशेष में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की हो, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो याद रखिएगा, राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या था? बालकृष्ण आप्टेकर। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ और ठुमरी व ध्रुपद गायकी के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर और प्रश्न क्या बन सकते हैं कि बालकृष्ण आप्टेकर जो है किसके शिष्य थे? तो यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ शंकर राव के शिष्य थे। ठीक है, किसके थे? शंकर राव के ये शिष्य थे। शंकर राव जी जो है वह मराठा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि जीवाजी राव सिंधिया के आग्रह पर इनका परिवार ग्वालियर में आया था और इनके पिताजी का नाम था पंडित विष्णु शास्त्री। तो ये प्रश्न बन सकता है आपका शंकर राव से कि इनके शिष्य कौन थे या फिर बालकृष्ण आप्टेकर के गुरु कौन थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो शंकर राव हैं इनके पुत्र हुए हैं कृष्ण राव। ठीक है, क्या नाम है इनका? कृष्ण राव। कृष्ण राव से प्रश्न बन सकता है आपका कि यह किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, यह आपका प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, जो पुत्र कृष्ण राव हैं इनके, यह ख्याल गायकी से संबंधित थे। ठीक है, ख्याल गायकी के लिए यह जाने जाते थे और इन्होंने ही अपने पिता शंकर राव की स्मृति में ग्वालियर में गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। बिल्कुल, आप आंसर करते रहिए, सभी के आंसर देख रहा हूं मैं। गंधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना कृष्ण राव के द्वारा की गई थी अपने पिताजी शंकर राव की स्मृति में, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कृष्ण राव को सरदार पटेल के द्वारा गायक शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, गायक शिरोमणि की उपाधि दी गई थी सरदार पटेल के द्वारा। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट आपके इस प्रश्न से तैयार होते हैं। शंकर राव और राजा भैया पूंछ वाले के बारे में आप याद रखिएगा, शंकर राव के बारे में और कृष्ण राव इनके पुत्र जो हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका वह है, 1857 की क्रांति में खाजा नायक ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया? महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, मालवा या फिर निमाड़। चलिए बताइए, खाजा नायक के बारे में बताइए। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं खाजा नायक की, तो खाजा नायक का जन्म हुआ था 1830 में। ठीक है, 1830 में सांगली गांव में। ठीक है, सांगली गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। इनके पिता जो गमान नायक थे, यह अंग्रेजों की सेना में चौकीदार हुआ करते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो खाजा नायक को जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में यह अन्य जो क्रांतिकारी थे उनके संपर्क में आए और इन्होंने जो अंग्रेजों की भीड़ टुकड़ी थी उसको अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा दिया। ठीक है, बाद में जब अम्बापानी का युद्ध हुआ 1858 में, तो याद रखिएगा वहां पर इनके पुत्र दौलत सिंह की और खाजा नायक की दोनों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनको अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है, ये शहीद हो जाते हैं। तो खाजा नायक और दौलत सिंह इनके पुत्र 1858 के अम्बापानी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, सांगली गांव आपका निमाड़ में ही है। ठीक है, सांगली गांव निमाड़ में ही है, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वह है, चंड प्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती, दशार्ण, नलपुर या फिर उपरोक्त सभी। चंड प्रद्योत इनमें से कहाँ का शासक था? तो आप सभी को पता है कि चंड प्रद्योत को महासेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महासेन के नाम से भी जाना जाता है। और यह अवंती का शासक था। अब देखिए, चंड प्रद्योत से अन्य क्या फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। जब चंड प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, जिसे
पांडु रोग भी कई किताबों में आपको देखने को मिला होगा, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ है। पीलिया रोग से जब यह ग्रसित हो गया था तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा अपने निजी चिकित्सक, जिसका नाम था जीवक, ठीक है, यह इनका राजवैद्य था, उसे इनकी सेवा के लिए भेजा था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आया है कि चंद्रप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे तो किस शासक ने अपने निजी राजवैद्य या फिर निजी चिकित्सक को इनकी सेवा के लिए भेजा था। तो हर्यक वंश के जो शासक हुए हैं बिंबिसार, इन्होंने अपने निजी राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा में भेजा था। जो बिंबिसार हैं यह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, किसके समकालीन, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो इस प्रकार प्रश्न यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन थे, तो वह महात्मा बुद्ध के समकालीन हो जाएंगे। बिंबिसार की हम बात करें तो इनके द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई, ठीक है, और यह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना रखना शुरू की थी, ठीक है, भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक हुए हैं जिनके द्वारा स्थायी सेना रखना शुरू की गई, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि जो बिंबिसार हैं इनके द्वारा गिरिव्रज या फिर जिसे राजगृह भी कहा जाता है, इसको राजधानी बनाया था। इनका जो बेटा हुआ है वह हुआ है अजातशत्रु, जिसे आप कुणिक उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी हासिल की थी, यह प्रश्न भी आपका बनता है कई बार, याद रखिएगा। और इसी के समय पर राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय पर। शुरुआत में यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद रखिएगा। अजातशत्रु का पुत्र हुआ है उदयन, ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र हुआ है उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है, किसको राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को। अब देखिए यहां से थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा कि उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही राजगद्दी हासिल की थी, तो इस प्रकार से इस वंश का नाम पड़ गया था पितृहंता, ठीक है, पितृहंता। जैसे कि बिंबिसार के बेटे हुए कौन, अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की। अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन, इन्होंने अपने पिता की हत्या की और राजगद्दी हासिल की। इस प्रकार से इस वंश का नाम क्या पड़ गया, पितृहंता वंश। उदयन के 3 पुत्र हुए हैं, एक हुआ है अनिरुद्ध, एक हुआ है मंडक और एक हुआ है शिशुनाग, ठीक है। तो इतिहास में अनिरुद्ध और मंडक के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कुछ समय के लिए शासक रहे हैं, बाद में शिशुनाग शासक बनता है, लेकिन यह भी अत्यंत विलासी और निर्बल साबित हुआ। इसका एक सेनापति था, नहीं शिशुनाग नहीं, नागदशक, ठीक है, शिशुनाग नहीं होगा, नागदशक। नागदशक का एक सेनापति हुआ जिसका नाम था शिशुनाग। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है नागदशक और शिशुनाग में। नागदशक का सेनापति हुआ शिशुनाग, इसने नागदशक की हत्या करके एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी बना ली कहां पर, वैशाली। तो ये सारे आप रिलेट करिएगा, सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के शासक बनने के पूर्व वह मध्य प्रदेश के किस स्थल का राज्यपाल था, विदिशा, अवंती, त्रिपुरी या फिर महिष्मती। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अशोक शासक बनने से पहले या फिर राजा बनने से पहले मध्य प्रदेश के किस स्थान का राज्यपाल था। देखिए आप सभी को पता है कि जो अशोक है वह मौर्य वंश का सबसे महान, या फिर कहें आप कि भारत का एक महान सम्राट हुआ है, ठीक है। और यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का। बिंदुसार के बाद जब शासक बना उससे पूर्व यह अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। कहां का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। अब यहां पर अशोक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम देख लें। जैसे कि मास्की व गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। और अगर मैं बात करूं पुराणों की, तो पुराणों में भी इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन के रूप में, ठीक है, अशोक वर्धन के रूप में। जब यह राजा बना तो राजगद्दी हासिल करने के बाद यानी शासक बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। कहां पर, तोसली पर आक्रमण किया। और यहां पर लगभग कहा जाता है कि इस युद्ध में, कलिंग के आक्रमण में 2 से 3 लाख लोग मारे गए। यहां पर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और यह युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। इस सब की जानकारी यानी कि कलिंग के युद्ध की जानकारी,
युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करना, इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है, शिलालेख से प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन करवाने वाला अशोक पहला सम्राट था। ये बातें भी आपको याद रखना है। टोटल इसके 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज है 1750 ईस्वी में पादरे टी फेंटेलर ने सबसे पहले इनकी खोज की और इनको पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की गई थी 1837 में, याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा जाता है कि ये जो शिलालेख हैं इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो याद रखिएगा एक हो जाएगी ब्राह्मी, एक हो जाएगी खरोष्टी, एक हो जाएगी अरमाइक और एक हो जाएगी ग्रीक। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी। एक चीज और याद रखिएगा, जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो पूछा जाएगा कि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की या फिर किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो एक बौद्ध धर्म के भिक्षु हुए हैं जिनका नाम था उपगुप्त। ठीक है, इनसे इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। बाद में इन्होंने विश्व भर में प्रचार प्रसार करवाए हैं। ठीक है, और अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को तो श्रीलंका भी भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए। अनेक अमात्यों महामात्यों की नियुक्ति की गई। उन्होंने भी समय समय पर अलग अलग देशों में प्रचार प्रसार किया। एक और चीज याद रखिएगा, अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप जो निर्मित करवाया गया अशोक के द्वारा वह सांची का स्तूप है और यह आपके मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो अशोक के बारे में ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थल से कुषाण शासकों के लगभग 757 सिक्कों की खेप प्राप्त हुई है? सांची, शहडोल, जबलपुर या फिर हरदा? चलिए आंसर करिए इसका। हाँ जी, देखिए यहां पर हम बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, सिलेबस का पार्ट है। कुषाण वंश की हम बात करें तो यह चीन की यूची जाति की एक शाखा चाओआंग के लोग थे। ठीक है, इन्होंने भारत में 2 राजधानियां बनाई, एक पुरुषपुर और एक मथुरा। ये इनके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका जो संस्थापक हुआ वो कुजुल कटफिसस इसका संस्थापक हुआ, याद रखिएगा। इसके बारे में प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिसस यह इसका संस्थापक हुआ। इसका जो उत्तराधिकारी था वह विम कटफिसेस था। ठीक है, कौन था? विम कटफिसेस था। अब जो 757 सिक्कों की बात हो रही है यह मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राप्त हुए हैं। कहां से? शहडोल से सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें 44 सिक्के विम कटफिसेस के थे, याद रखेगा। और इसका एक सिक्का विदिशा से भी प्राप्त हुआ है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि विदिशा से किस कुषाण शासक का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो विम कटफिसेस का। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसके अलावा विम कटफिसेस के बाद शासक बनता है कनिष्क प्रथम। ठीक है, कनिष्क प्रथम। इन 757 सिक्कों में कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के थे। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? कनिष्क प्रथम के। यह प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक सिक्के किसके थे, तो कनिष्क प्रथम के, और यह भी शहडोल से ही प्राप्त हुए थे। अब देखिए इसके बाद कनिष्क प्रथम से क्या प्रश्न बन सकता है कि इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है सांची से। तो यह भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि भैया कनिष्क का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? सांची से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसी ने इसके शासनकाल में शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में, और यही आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी बना। ठीक है, ये शक संवत ही हम चलन इसका ही उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, जो कि कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा इससे संबंधित। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट या फिर देवराज? चलिए आंसर करिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, देखिए इसके संस्थापक की हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक हुआ। 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में इस वंश की स्थापना की गई। ठीक है, 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में इस वंश की स्थापना की गई और अवंती को राजधानी बनाया गया। अवंती जिसे आप वर्तमान में उज्जैन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। तो संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। इसका एक प्रमुख शासक हुआ नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, इसकी जानकारी हमें इसके ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो वह आपका नागभट्ट
सेकंड से संबंधित हैं, जिसमें इसने बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे कि परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि उपाधियां धारण करने का एम क्या था, क्यों धारण की जाती थी। तो अपनी कृति या फिर यूं कहें कि अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बताने के लिए इस प्रकार की उपाधियां धारण की जाती थी, याद रखिएगा। अब प्रश्न आगे बन सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक या फिर सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ है, तो वह हुआ है मिहिर भोज। मिहिर भोज, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के समय पर अरब आक्रमण हुआ था, जिसका इसने बखूबी से सामना किया और आगे चलकर इसने एक उपाधि धारण की थी जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जिस पर आदिवरा, ठीक है। और उपाधि कौन सी थी, आदिवरा। तो आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी, मिहिर भोज ने। और इससे यह हमें जानकारी प्राप्त हो जाती कि हाँ, यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ठीक है। आदिवरा की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। हाँ जी, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी कमलापति का महल मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, सलकनपुर, भोपाल, किन्नौरगढ़ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी बताइए। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं रानी कमलापति के बारे में सबसे पहले तो, ठीक है। जो रानी कमलापति थी वह सीहोर रियासत के कृपाल सिंह सिरोतिया की पुत्री थी, ठीक है। कृपाल सिंह सिरोतिया की यह पुत्री थी। इसका विवाह किन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह से हुआ, ठीक है। और निजाम शाह ने ही 1702 में भोपाल में कमलापति महल की स्थापना करवाई थी, या फिर इसको बनवाया था यूं कह सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका कमलापति महल कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। याद रखिएगा भोपाल में यह महल है, ठीक है। और भोपाल की अंतिम हिंदू रानी भी किसे कहा जाता है, कमलापति को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, जो कि पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया था, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और प्रश्न आए कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ या फिर इसको वहीं किसको पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है, ये किस ग्रुप ने तैयार किया है, तो वह बंसल ग्रुप है, ठीक है। बंसल ग्रुप है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि निजाम शाह जो है किन्नौरगढ़ का शासक था, लेकिन रानी कमलापति पैलेस कहां पर है, महल कहां पर है आपका, भोपाल में, यहां पर इनके द्वारा बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि रानी कमलापति ने इसी महल के पास जो तालाब है, उस तालाब में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है बुंदेला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1840-41 ईस्वी, 1842-43 ईस्वी, 1839-40 ईस्वी या फिर 1844-45 ईस्वी। चलिए आंसर करिए इसका। हाँ जी बताइए। देखिए बुंदेला विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह हुआ था 1842-43 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो नेतृत्व किया था वह जेतपुर के शासक पारीक्षत के द्वारा किया गया था, ठीक है। जेतपुर के शासक पारीक्षत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दो गुट थे। दो गुट किस प्रकार से, एक वह जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे, एक गुट वह जो अंग्रेजों के साथ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि नरहट के राजा मधुकर शाह और गणेश जू, इनके साथी थे, ठीक है। ये मैं उनके नाम बता रहा हूं जो कि अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है चंद्रपुर के शासक जवाहर सिंह बुंदेला, जवाहर सिंह बुंदेला। इसके बाद आपके हो जाएंगे कौन, हीरापुर के हृदय शाह, आपने पढ़ाई होगा इनके बारे में, हीरापुर के हृदय शाह और मदनपुर के ढिल्लन शाह, ठीक है, बिल्कुल मदनपुर के ढिल्लन शाह। ये सारे नाम याद रखिएगा, है ना। मदनपुर के ढिल्लन शाह और चिरगांव के बख्त सिंह भी थे, ठीक है, चिरगांव के बख्त सिंह भी थे। ये वे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर रहे थे। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि जो नरहट के शासक थे कौन, मधुकर शाह। नरहट के शासक जो मधुकर शाह थे और गणेश थे, इनको पकड़वाने में जो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ मिला था वो कौन था, बानपुर का शासक मर्दन सिंह, ठीक है। बानपुर का शासक मर्दन सिंह वह व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, और मधुकर शाह वह गणेश जू को अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और शासक थे कौन, बिल्कुल हाँ जी, शाहपुर के राजा अर्जुन सिंह
और इनके बेटे वक्तवली। तो वक्तवली ने हीरापुर के हृदय शाह को गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, हीरापुर के हृदय शाह को गिरफ्तार करवा दिया था। ये प्रश्न हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखें, टूरिया जंगल सत्याग्रह किस स्थान पर किया गया? सिवनी, इंदौर, बैतूल या फिर मंडला? मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह हो रहे थे। उद्देश्य क्या था? जो वन कानून उस समय पारित किया गया था उसका विद्रोह करना। ठीक है, अब बताइए कि यह टूरिया जंगल सत्याग्रह कहां पर हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुए, वन कानून का विरोध करना था। अब यह जो परिकल्पना थी ना, वह डीपी मिश्र की थी। परिकल्पना जो थी वह डीपी मिश्र की थी और इसका शुभारंभ एमएस अणे के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। अब अलग अलग क्षेत्रों में हुए टूरिया जंगल सत्याग्रह की हम बात करें तो यह हुआ था सिवनी में। ठीक है, कहां पर हुआ था? सिवनी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। एक बैतूल का जंगल सत्याग्रह भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में प्रश्न आता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। मैंने बताया ना आपको कि अलग अलग क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह हो रहे थे। तो जो बैतूल का घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह था वह गंजन सिंह कोरकू के द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। टूरिया जंगल सत्याग्रह है तो सिवनी याद रखना है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है तो आपको क्या याद रखना है? बैतूल। दोनों जगह अलग अलग नेतृत्व करता है, ये नाम भी आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या? एमपीपीएससी प्रारंभिक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 27 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। 42 टेस्ट इसमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपके 42 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। 15 यूनिट वाइज होंगे, 20 एफएटी होंगी, 7 ही सेट जो सेकंड पेपर आपका होता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है कई छात्रों को, वे पेपर इसमें इंक्लूड होंगे। रैंकिंग लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आपको यह पता होगा कि आप में कितना सुधार हो रहा है डे बाय डे, कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। डिस्क्रिप्टिव आंसर की आपको मिलेगी, हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जिस प्रकार से आपका एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वह एज इट इज वैसे ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ हिंदी के प्रश्न होंगे, एक तरफ इंग्लिश के प्रश्न होंगे। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टारगेट बेस शुरू किया जा रहा है 7 दिसंबर शाम 4 बजे से। ठीक है, इसकी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेमो क्लास आप ज्वाइन कीजिए और देखिए किस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। और इन सभी की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से MGICS का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ये बैचेस ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब अगला है आपका मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से हुआ? ग्वालियर रियासत, विदिशा रियासत, जबलपुर या फिर सिवनी? बताइए, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से हुआ था? देखिए, इसके बारे में सबने पढ़ा है कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी जबलपुर से और वर्ष 1923 की यह बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल के लिए एक समिति गठित की गई कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, एक समिति गठित की गई कांग्रेस के द्वारा और इसका नेता बनाया गया किसको? हकीम अजमल खान को। किसको? हकीम अजमल खान को इसका नेता बनाया गया। यह जबलपुर आए, तो जबलपुर में इनके सम्मान में जो जबलपुर नगर पालिका भवन था उसके ऊपर तिरंगा फहराने की योजना बनाई गई यहाँ के नेताओं के द्वारा कि नगर पालिका भवन पर हम ध्वज फहराएंगे। ये बात जब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को पता चली, तो जब झंडा फहराया जा रहा था, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा वह झंडा उतरवाया गया और पैरों तले लोन दिया गया। बाद में जो है कई जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा जुलूस रैलियां निकाली गई, जिनमें आपके राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके पति लक्ष्मण सिंह और अन्य कई क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, यह 1923 में जबलपुर से शुरू हुआ था झंडा सत्याग्रह। यह प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, तो उसमें हाँ डिप्टी कमिश्नर के बारे में ये याद रखिएगा कि उसके द्वारा आदेश दिया गया था कि जब भी झंडा फहराया जाएगा उसको नीचे उतारकर पैरों तले लोन दिया जाए। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस रियासत से हुई थी? ग्वालियर रियासत, भोपाल रियासत, मालवा रियासत या फिर बघेलखंड रियासत? भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ जी बताइए। बिल्कुल, देखिए यहां पर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, जो कि
8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई ग्वालियर रियासत के विदिशा से, ठीक है, ग्वालियर रियासत के विदिशा से 2 अक्टूबर 1942 को इसकी शुरुआत हुई, याद रखिएगा। अब यह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में यह अपना पैर पसार चुका था। महाकौशल की हम बात करें तो महाकौशल में डीपी मिश्र के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया, ठीक है। मंडला में कई क्रांतिकारियों के द्वारा रैलियां निकाली जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, और उस जुलूस के दौरान अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चला दी गई और वहां पर एक युवा उदयचंद्र जैन को गोली लगी और वह वीरगति को प्राप्त हो गया, या फिर वह शहीद हो गए कह सकते हैं। इसके बाद वारासिवनी में, ठीक है, वारासिवनी नामक स्थान पर दशाराम को गोली लगी और वे वहां पर शहीद हो गए। यह प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है, कि मंडला में किसको गोली लगी थी, कौन शहीद हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, संभावना है। मालवांचल में हम देखें तो बिरसा गोंड और महादेव तेली ने नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेती चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश के किस अंचल से है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या फिर निमाड़? हाँ जी बताइए। सुरेती चित्रकला, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सुरेती चित्रकला होती क्या है। तो देखिए, सुरेती चित्रकला में जब दीपावली का पर्व अपन मनाते हैं तो उस दिन जब लक्ष्मी पूजन होती हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है, यानी कि दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। अब यह जो आपका सुरेती है यह बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में यह प्रचलित है। इसके अलावा भी कई चित्र हैं जो वहाँ पर प्रचलित है, जैसे कि हम देखें मामूलिया, मोड़ते और नोरता। मामूलिया, मोड़ते और नोरता यह बुंदेलखंड के प्रमुख चित्र हैं। अब हम ऑप्शन वाइज देख लें, ठीक है, ऑप्शन वाइज लिख लेते हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका मालवा की बात करें तो यहां पर पहला हो जाएगा मांडना, दूसरा हो जाएगा दिवासा, ठीक है, मांडना, दिवासा, चित्रावण, संजा और सवनाही, यह मालवा के हैं। इसके बाद बघेलखंड की आप बात करें तो बघेलखंड में आपके हो जाएंगे कोहबर, एक हो जाएगा छठी चित्र, एक हो जाएगा छठी चित्र। इसके बाद एक और आपका हो जाएगा तिलंगा, ठीक है, तिलंगा, यह आपके बघेलखंड के हो गए। निमाड़ की हम बात करें तो मांडवा, जो मांडना है वह निमाड़ में भी प्रचलित है, तो निमाड़ या मालवा दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, याद रखिएगा दोनों में यह कॉमन है। इसके बाद जो आपका हो जाएगा जीरोती, एक हो जाएगा थापा, एक हो जाएगा पगलिया, इसके बाद एक हो जाएगा आपका कंचाली भरना और मोरधन, कंचाली भरना और मोरधन। तो ये सारे आपके, ये सारी चित्रकलाएं प्रचलित हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, भोपाल या फिर राजगढ़? देखिए, सांची की स्तूप की जब भी बात आती है तो याद रखिएगा कि यह रायसेन में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ, सांची का जो स्तूप है वह रायसेन में स्थित है और रायसेन में चैत्यगिरी पर्वत पर, कहां पर? चैत्यगिरी पर्वत पर यह स्थित है। सांची की स्तूप की हम बात करें तो इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहां पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य महामोदगलायन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं, याद रखिएगा। इनकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी और 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल कर लिया गया। सांची की स्तूप के पास ही आपको एक सांची पुरातत्व संग्रहालय देखने को मिलेगा, ठीक है, यहीं पर आपको एक पुरातत्व संग्रहालय देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना 1919 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि जो सांची का स्तूप है इसकी रेलिंग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा शुंग शासकों के द्वारा, ठीक है,
शुंग शासकों के द्वारा इसकी रेलिंग का निर्माण करवाया गया था? यह प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भीमबेटका है कहाँ। तो यह आपका रायसेन में है और रायसेन के अब्दुल्लागंज में, ठीक है, रायसेन के ओबेदुल्लागंज में यह स्थित है, याद रखिएगा। और यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रय व शैल चित्र प्रसिद्धि का कारण है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। अब देखिए अगली चीज यह है कि इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो यह 2003 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 2003 में। और रायसेन में ही आप याद रखिएगा कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी स्थित हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित बताई जाती है। एक फैक्ट हम सांची के स्तूप में भूल गए, वो लिख लीजिए कि सांची के स्तूप का जो चित्र है वह 200 रुपए के नोट पर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में कि किस नोट पर कहाँ का चित्र है। जैसे कि मंगलयान का 2000 के नोट पर है, वैसे ही सांची के स्तूप का 200 रुपए के नोट पर है। यह प्रश्न बन सकता है। आगे है, निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तेली का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर मान मंदिर? हाँ जी बताइए। कौन सा जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो वह तेली का मंदिर है, ठीक है, तेली का मंदिर है। और इसका निर्माण कहा जाता है कि मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर भगवान विष्णु, शिव और भगवान विष्णु, शिव और मातृका की मूर्तियां देखने को मिलती है। अब यह मातृका क्या है? तो यानी कि यहाँ पर 7 देवियों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें मातृका कहा गया है, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण विद्याधर चंदेल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विद्याधर चंदेल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप सभी को पता है कि विद्याधर चंदेल के समय पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, लेकिन विद्याधर चंदेल यहाँ पर पीछे हट जाते हैं। इनके द्वारा एक रचना की गई लुगाते हिंदवी, जिसमें ऐसा बताया गया है कि इन्होंने मोहम्मद गजनवी की तारीफ की है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार से कि किसके समय पर किसका आक्रमण हुआ है। अब देखिए, मान मंदिर की हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह के द्वारा, ठीक है, राजा मान सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए अगला है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भगोरिया उत्सव मुख्यतः भील जनजाति में सेलिब्रेट किया जाता है, और यह झाबू वाले क्षेत्र में है ना, जो पश्चिम क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश का, उस क्षेत्र में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। जब होली का पर्व आता है तो होली के पर्व से 7 दिन पूर्व से भगोरिया उत्सव शुरू हो जाता है। इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको पहले भी बताया है। गुलालिया, लिख लीजिए एक बार, आगे नहीं भूलेंगे। गुलालिया, गोल गधेड़ो, और जो तीसरा चरण है वह है उजाड़िया। यानी कि इस दिन जो है पूरा जो हाट वगैरह जो लगते हैं यहाँ पर वह उजड़ जाते हैं, पूरा समाप्त, यानी कि समापन का दौर है ये उजाड़िया वाला। चलिए अगला है, निम्न में से किस जनजाति के निवास को ढाना कहा जाता है? कोल, कोरकू, भारिया या फिर बाछड़ा समुदाय? चलिए बताइए। हाँ जी, किस जनजाति के निवास को ढाना कहा जाता है? आंसर करेंगे सभी इसका। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारिया। क्या है? भारिया। और भारिया जनजाति इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह भार ढोने का कार्य करती है, और हमें मध्य प्रदेश के जबलपुर व छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में हमें यह जनजाति देखने को मिलती है, याद रखिएगा। अब छिंदवाड़ा में भी प्रश्न एक बार पूछ लिया गया कि छिंदवाड़ा में कहां पर? तो पातालकोट नामक स्थान पर यह जनजाति देखने को मिलती है, और पातालकोट आपका छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है। 1981 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें इस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहकर संबोधित किया गया, याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो उनमें भारिया जनजाति भी आ जाती है। इसकी 2 उप जनजातियां हैं, जैसे कि भूमिया और भुइगर। भूमिया और भुइगर इसकी 2 उपजातियां हैं, लिख लो, प्रश्न आएगा। जैसे कि इसका अभी पूछा गया है कि निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो वह ढाना है। एक चीज और लिखो आप कि इसके खेती करने की पद्धति को दहिया कहा जाता है, जो कि झूम खेती पर ही निर्भर हैं। आप कह सकते हैं कि झूम खेती जैसी ही पद्धति इनके द्वारा अपनाई जाती है, जिसे कि दहिया खेती भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परधोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, सहरिया, बेगा या फिर गोंड? परधोनी नृत्य, हाँ जी बताइए।
बिल्कुल। देखिए, परधोनी नृत्य की हम बात करें तो यह बारात आने पर किया जाता है, ठीक है, बारात आने पर यह किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा, याद रखिएगा। बेगा स्वयं को पंडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, बेगा स्वयं को पंडा भी कहते हैं। संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है बेगा, संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है बेगा। बेगा के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द बेगास, और यह लिखी थी बैरियर एल्विन के द्वारा, ठीक है। हैंड राइटिंग पर मत जाना, मैं बोल रहा हूं वहीं से समझ लेना। द बेगा नामक पुस्तक लिखी गई है बैरियर एल्विन के द्वारा, याद रखिएगा। दो उपजातियां भी हैं इसकी, वह लिख लीजिए, भरोतिया व नरोतिया, भरोतिया व नरोतिया। ये स्वयं को जंगल का राजा भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस लोक नाट्य में रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा होती है? यह प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं पहले। हाँ जी, चलिए बताइए। चलिए आंसर करिए इसका। मध्य प्रदेश के किस लोकनाट्य में रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है? चलिए, ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है आज का, क्योंकि यह मैं कल के सेशन में ही यह क्वेश्चन कराया हूं। तो इसका जो उत्तर है आपको कहां करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखिएगा। अगले सेशन में नाम बताऊंगा किस किसने इसका उत्तर दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है, धमोनी उर्स का आयोजन कहां किया जाता है? सागर, भोपाल, रीवा या फिर दतिया? धमोनी उर्स, इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो याद रखिएगा, सागर में इसका आयोजन किया जाता है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपका हो गया, कौन सा? मेघनाथ उत्सव के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका आज का प्रश्न है, कुश्ती के क्षेत्र में 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ऐसे जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वे डेली मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के सेशन का यह प्रश्न है, कुश्ती के क्षेत्र में 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमा सिद्धार्थ शिरूर, मोहम्मद अली कमर, सुजीत मान या फिर दिनेश जवाहर लाल? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को, जैसे कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। यूट्यूब चैनल जहां आप सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने भी नए छात्र हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अन्य जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है या फिर जो क्विज होती हैं MPPSC से रिलेटेड, वो यहीं पर आयोजित की जाती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए। तो आज के सेशन में यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। आगे जो प्रश्न बचे हैं इस टेस्ट पेपर के, वो अगले सेशन में हम देखेंगे। तो जो नए छात्र हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।